वेलकम टू एसपीएसडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपीएसडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड सेमेस्टर जूलॉजी, जिसमें हमारा आज का टॉपिक होगा बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी पर। तो आपके जो बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में जूलॉजी का जो क्वेश्चन पेपर है उसका नाम है बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी, जिसमें आज हम आपकी पहली यूनिट डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने जूलॉजी का सिलेबस सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस डिस्कस कर दिया था, जिन्होंने नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जा कर के सिलेबस देख लें कि आपको क्या क्या पढ़ना है सेकंड सेमेस्टर में। ठीक है, फिलहाल हम आज फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट यूनिट जो है आपका उसका नाम है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, जिसे हिंदी में कहते हैं जैव अणुओं की संरचना एवं कार्य। दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंतर्गत आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन आंसर और थ्योरी की क्लास प्रोवाइड की जाएगी। थ्योरी के साथ साथ आज मैं आपको बताने वाला हूं कि क्वेश्चन की प्रकृति किस प्रकार से रहेगी, क्वेश्चन पूछे किस प्रकार से जाएंगे, और क्वेश्चन के बेस पर पूरा का पूरा थ्योरी कंप्लीट करा देंगे टॉपिक बाय टॉपिक। ठीक है, चलिए तो सभी लोग जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर जितने भी स्टूडेंट हमारे नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग में, ताकि सभी लोग को इस क्लास से बेनिफिट मिल सके। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न हम देखते हैं और पहले प्रश्न के अकॉर्डिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रश्न देखेंगे। देखिए, जो आपका पहला यूनिट है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल, उसमें आपको जो पहला आपका टॉपिक है उसमें पढ़ना क्या था? उसमें आपको पढ़ना था स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। पहला जो आपका यूनिट है टॉपिक है वो कार्बोहाइड्रेट का बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स यानी बायोलॉजिकल यानी कि बायोलॉजी के क्षेत्र में कार्बोहाइड्रेट्स का महत्व आपको बताना था। दूसरा जो आपका टॉपिक था दोस्तों वो था लिपिड्स के बारे में। तो सबसे पहले आज हम कार्बोहाइड्रेट का पूरा टॉपिक कवर करेंगे। जो आपसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जाएगा दोस्तों, पूछा जाएगा एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन एंड बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट की रचना, वर्गीकरण तथा जैविक महत्व की व्याख्या कीजिए। इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। तो इसमें आपको करना क्या रहेगा? सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जानना है हमें। हालांकि हमने केमिस्ट्री में जो आपकी बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री है उसमें आपका पहला चैप्टर है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जहाँ पर हमने कार्बोहाइड्रेट्स और उनके क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा ताकि आप लोग के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें और जो आपका टॉपिक है वो भी क्लियर हो सके साथ ही साथ। अगर इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा क्लासीफाई द कार्बोहाइड्रेट्स एंड गिव द डिस्क्रिप्शन ऑफ बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए, जो प्रश्न बनेगा सबसे ज़्यादा मैं आपको बता दूं जो आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है वो क्या बनेगा। आने वाला प्रश्न जो बनेगा वो बनेगा बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट पूछा जाएगा आपके जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसलिए आपको कवर करना है। चलिए अब हम इसके आंसर को किस प्रकार से लिखेंगे वो हम देखते हैं। तो आप सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट हेडिंग डालेंगे और कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है। चलिए सभी लोग ध्यान दें, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट आर मेनली कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट प्रमुख रूप से कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी बात, सम कार्बोहाइड्रेट दैट आर द बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस आल्सो कंटेन नाइट्रोजन एंड सल्फर। देखिए, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि जैविक महत्व के होते हैं, वो नाइट्रोजन और सल्फर को भी कंटेन करते हैं। इतनी बात क्लियर होगी। 2 पॉइंट। तीसरी पॉइंट है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर यूजली फाउंड इन द रेशियो ऑफ 2:1। देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रायः कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रायः 2:1 के अनुपात में पाए जाते हैं। 2 पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कि कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? तो अनुपात होता है 2:1 होता है। और कार्बोहाइड्रेट 3 तत्वों से मिलकर बना है। पहला है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, ध्यान देंगे, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये 3 तत्वों से मिलकर जो है कार्बोहाइड्रेट बना हुआ है। ठीक है, और इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है वो होता है 2:1। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना होगा?
और ऑक्सीजन कितना होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन, ये आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से इसका जो है अनुपात यानी रेशियो में पाए जाते हैं। तो दो बात क्लियर होगी। दूसरी बात, दीज आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, ये ऊर्जा के प्रमुख स्रोत होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये ऊर्जा के क्या होते हैं, प्रमुख स्रोत होते हैं। दीज अकर्स इन द फॉर्म ऑफ सॉल्युबल शुगर एंड इनसॉल्युबल शुगर इन द फूड। दोस्तों ये भोजन में घुलनशील शर्कराओं और अघुलनशील मंड के रूप में भी उपस्थित होते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो चुकी। एक बार मैं रिपीट करूंगा कि कार्बोहाइड्रेट प्रमुख रूप से 3 तत्वों से मिलकर बना है, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इतनी बात क्लियर होगी। दूसरी बात, कार्बोहाइड्रेट के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो 2:1 होता है। और कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो ऊर्जा के प्रमुख स्रोत होते हैं। ये जो भोजन के रूप में ये घुलनशील शर्करा में भी पाए जाते हैं और अघुलनशील शर्करा में भी पाए जाते हैं। इतनी बात क्लियर होगी। अगला बात, कार्बोहाइड्रेट्स आर, आपको इसी प्रकार से लिखना है, लॉन्ग आंसर में जब आएगा इसी प्रकार से आपको लिखना है। कार्बोहाइड्रेट्स आर सब्सटेंस दैट द आइदर polyhydroxyaldehyde or polyhydroxyketone are that substance which on hydrolysis given the polyhydroxyaldehyde or polyhydroxyketone। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा पदार्थ है जो या तो पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सीकीटोन से मिलकर बना है, या वह पदार्थ जो हाइड्रोलिसिस करने पर, कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलिसिस करने पर हमें पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सीकीटोन प्राप्त होता है। इतनी बात ध्यान रखेंगे। ये CHO, देखिए एल्डिहाइड यानी CHO ग्रुप को कंटेन करता है। और जिसे हम अगर हम बात करें कीटोन की यहाँ पर, तो कीटोन को हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं R2CHO। ठीक है, या इसे लिख सकते हैं ROR, RCOR के नाम से भी जानते हैं, RCOR के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला ध्यान देंगे। तीसरा पॉइंट आपका है कार्बोहाइड्रेट आर फॉर्मेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बोहाइड्रेट का जो निर्माण होता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान होता है। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का जो निर्माण होगा वो किसकी क्रिया के दौरान होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान कार्बोहाइड्रेट का जो निर्माण होता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान होता है। इट मेक्स ए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटेड टू द लाइफ ऑफ लिविंग बींग्स। ये जीवों के जीवन में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। इट्स मॉलिक्यूल स्टोर एनर्जी एंड आल्सो ट्रांसपोर्ट इट, यानी कि इसके अणु ऊर्जा को संचित करते हैं और इसका क्या करते हैं, परिवहन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट के जो अणु हैं वो ऊर्जा को क्या करते हैं, अपनी तरफ संचित कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं और उसका परिवहन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड इन द ग्रेन्स, रूट, फ्लावर्स और ट्रंक्स, फ्रूट, अदर द सब्सटेंस। देखिए कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो अनाजों में पाया जाता है, जड़ों में भी पाया जाता है, फूलों में पाया जाता है, कंद तथा फलों आदि पदार्थों में भी पाया जाता है। इतनी बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड सेल्यूलोज इन द ग्रेन्स, ट्यूबर एंड रूट्स। देखिए कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो अनाज, कंद और जड़ों में यह स्टार्च और सेल्यूलोज के रूप में भी जाना जाता है। ये स्टार्च और सेल्यूलोज के रूप में भी पाया जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। अब अगला टॉपिक, हम अगला जो पॉइंट है उसको डिस्कस करेंगे। अगला पॉइंट है द रेशियो ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन द कार्बोहाइड्रेट। देखिए कार्बोहाइड्रेट में कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशियो होता है वो 2:1 होता है। कितना होता है, 2:1 होता है। कार्बोहाइड्रेट में अगर पूछ लिया जाए कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना होगा, तो कितना होता है, 2:1 होता है। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखेंगे। लाइक एंड वाटर, देखिए लाइक वाटर, जैसे पानी में जिस प्रकार से पानी में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात होता है, उसी प्रकार से कार्बोहाइड्रेट में कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात होता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो नोन एज द सैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट को सैकेराइड के नाम से भी जाना जाता है। इट इज एल्डिहाइड एंड कीटोन डिवाइड द पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल द ग्रुप। देखिए दिया गया है कि यह एल्डिहाइड और कीटोन
व्युत्पन्न पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्कोहल है। ये क्या है? एक प्रकार का पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्कोहल है। ठीक है। अगर एल्डिहाइड की बात करें तो यहाँ पर दिया गया द ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ध्यान देंगे, द ग्रुप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंटेन एल्डिहाइड इज कॉल्ड द एल्डोस एंड द ग्रुप ऑफ कंटेनिंग कीटोन इज कॉल्ड कीटोस। देखिए, जो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो एल्डिहाइड ग्रुप कंटेन करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? एल्डोस कहा जाता है। और वह ग्रुप जो कीटोन, वह कार्बोहाइड्रेट जो कीटोन ग्रुप को कंटेन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कीटोस कहते हैं। क्या कहते हैं? कीटोस के नाम से जानते हैं। ठीक है। दैट इज टू फैमिलीज, एल्डोस एंड कीटोस। देखिए, कार्बोहाइड्रेट के पास दो परिवार हैं, दो वंश हैं। कौन कौन से हैं? पहला है एल्डोज और कीटोज। एल्डोज और कीटोज जो हैं ये कार्बोहाइड्रेट के क्या हैं? ये कार्बोहाइड्रेट के फैमिलीज हैं। ठीक है, इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। अब हम बात करेंगे, तो ये हो गया आपके कार्बोहाइड्रेट के बारे में सामान्य परिचय, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। अब हम कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर देखेंगे, इसके बाद में हम कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। इसके बाद में हम क्लासिफिकेशन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कार्बोहाइड्रेट की रचना किस प्रकार से है। तो स्ट्रक्चर ऑफ ए सिंपल कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग 3 वेज। देखिए, कार्बोहाइड्रेट की एक सरल अणु की जो संरचना होती है वो 3 प्रकार से प्रदर्शित की जा सकती है। पहला है ओपन चेन स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम ओपन चेन स्ट्रक्चर को देखेंगे। ये जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री में ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाने के लिए आता है, जहाँ पर पूछा जाता है डी प्लस ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर बताइए। ठीक है। यह हालांकि आज हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और प्रिपरेशन मेथड को भी आज हम देखेंगे केमिस्ट्री में। फिलहाल आप यहाँ पर पढ़िए। तो आपको पढ़ना है ओपन चेन स्ट्रक्चर। कार्बोहाइड्रेट की संरचना को 3 प्रकार से दिखाया जा सकता है। पहला है ओपन चेन स्ट्रक्चर। अगर हम दूसरे स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, पहला तो ओपन चेन स्ट्रक्चर हो गया, तो दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा है हेमी एसिटल संरचना, हेमी एसिटल स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? दूसरा अगर हम बात करें तो इसे कहते हैं, आप लोग नोट करते रहेंगे, हेमी एसिटल स्ट्रक्चर। और अगर तीसरे की बात करें तो तीसरा होता है हावर्थ स्ट्रक्चर। क्या होता है दोस्तों? हावर्थ स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले ओपन चेन स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं कि ओपन चेन स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर, इट इज़ द फॉर्म ऑफ, इसी प्रकार से आप लिखेंगे, इट इज़ द फॉर्म ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच कैन रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। ये कार्बोहाइड्रेट की सबसे लंबी श्रृंखला का रूप है। कार्बोहाइड्रेट की सबसे लंबी श्रृंखला का रूप कौन सा है? ओपन चेन स्ट्रक्चर है कार्बोहाइड्रेट का, जिसे निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। किस प्रकार से? निम्न प्रकार से। अब देखेंगे, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर यहाँ पर दिया गया डी ग्लूकोज। अब कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि ये डी क्या है। डी जो है ये नेमिंग को प्रदर्शित करता है, जहाँ पर 2 प्रकार के नेमिंग होते हैं, डी और एल। डी यहाँ पर फिलहाल दिया गया है, एल नॉमेनक्लेचर आपको बताएंगे। ठीक है। तो ये नेमिंग दिया गया है, नेमिंग को प्रदर्शित करता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट की ओपन चेन स्ट्रक्चर, जहाँ पर आप देखेंगे कि ये CHO ग्रुप कंटेन किया हुआ है। CHO ग्रुप, आपको पता है ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12O6 होता है, जहाँ पर कार्बन 6। अब ये देखिए, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं CHO, यहाँ पर C दिया गया है, अब यहाँ पर OH और यहाँ पर H। ऐसा नहीं है कि जो OH दिया गया है यहाँ पर क्यों दिया गया, एक सीरियल से। देखिए, ये एनालिसिस करने के बाद इसका जब प्रैक्टिकल यूज़ किया गया है तभी इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से बना है।
आप इसको अलग नहीं लिख सकते हैं। ये नहीं है कि आप यहाँ पर OH की जगह पर यहाँ पर लिख दीजिए, इसको ऐसे लिख दीजिए, OH को यहाँ से ट्रांसफ़र कर दीजिए, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसी इसकी संरचना है वो इसी के बेस पर बनाया ही गया है, इसको आपको ऐसे ही तैयार करना है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर CHO ग्रुप कंटेन किया हुआ है। ये क्या है? ये एक प्रकार का एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड ग्रुप कैसे आप पहचानेंगे? जहाँ पर कार्बन को आपको देखना है, कार्बन को क्या देखेंगे कि कार्बन यहाँ पर पहला जो कार्बन है हाइड्रोजन से दूसरा, देखिए जो दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन से ना जुड़ा हो, यही इसकी पहचान है। और जहाँ पर तीनों तरफ कार्बन जुड़ा हो वो क्या हो जाएगा? कीटोनिक ग्रुप हो जाएगा। तो ये क्या है? ये एल्डिहाइड ग्रुप है। तो ये ग्लूकोज है। इसका संरचना इस प्रकार से बनता है, जहाँ पर आप लिख सकते हैं CHO, यहाँ पर CH और यहाँ पर OH। फिर यहाँ पर आप C लिखेंगे, यहाँ पर आप OH लाएंगे और यहाँ पर H। ये प्रैक्टिकली है, आप ये मैं आपको बताऊंगा ये ऐसा क्यों है। ठीक है, फिर यहाँ पर आप लिखेंगे H और यहाँ पर OH, फिर H और OH, इस प्रकार से CH2OH। तो आप देखेंगे कंप्लीट आपका स्ट्रक्चर इस प्रकार से तैयार होगा। तो आपका स्ट्रक्चर है ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है, किसका? कार्बोहाइड्रेट का। इसे डी ग्लूकोज के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब अगला हम देखते हैं। अगला आपका है दोस्तों, अगला क्या है? हेमी एसिटल स्ट्रक्चर। हेमी एसिटल स्ट्रक्चर के बारे में हम करेंगे कि क्या है हेमी एसिटल संरचना। हेमी एसिटल संरचना में आप देखेंगे कि जो ग्लूकोज के अणु हैं उनमें जो कार्बन हैं, उनके कार्बन में कई प्रकार के OH समूह द्वारा बने होते हैं और वो एक विभिन्न प्रकार की संरचना बनाते हैं। उन्हीं संरचना के बारे में हमें देखना है और इसीलिए इसका नाम हेमी एसिटल स्ट्रक्चर दिया गया है। तो इन दिस द फर्स्ट कार्बन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल गेट कंसीडर्ड विथ एन OH ग्रुप ऑफ द 5 कार्बन्स एंड फॉर्म एंड द एंगुलर स्ट्रक्चर। देखिए इसमें ग्लूकोज अणु का प्रथम कार्बन 5वें कार्बन के OH समूह के साथ क्या होता है? संघनित हो जाता है। संघनित मतलब क्या होता है? संघनन होना। ठीक है, जहाँ पर क्या करते हैं? इसका कंडेंसेशन करवा देते हैं तथा एक वलयाकार, तब क्या होता है? एक प्रकार की वलयाकार संरचना बनाती है। इसी को हम हेमी एसिटल स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ग्लूकोज के अणु का जो पहला कार्बन है वो 5वें कार्बन के साथ क्या कर रहा है? OH के रूप के साथ संघनित हो रहा है। अब ध्यान देंगे कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट है इसमें 4 कायरल कार्बन होते हैं। अब कायरल कार्बन क्या होते हैं? जैसे ये आप देख सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। ठीक है, ये पहला आप देखेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये कार्बन है इसकी बैलेंसी जो होती है डिफरेंट ग्रुप से जुड़ी हुई है, डिफरेंट ग्रुप से जुड़ी हुई है। इसी को क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं कायरल कार्बन। तो कायरल कार्बन इसमें कितने हैं? ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन पाए जाते हैं? तो 4 कायरल कार्बन ग्लूकोज में पाए जाते हैं। या हमें कायरल कार्बन अगर पूछा जाए, जैसे आप देख सकते 1, 2, 3 और ये 4 कायरल कार्बन है ग्लूकोज में। तो एक ऐसा कार्बन जिसकी बैलेंसी अलग अलग ग्रुप से कंप्लीट हो रही हो, उसे हम क्या कहते हैं? कायरल। इसे हम कायरल कार्बन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका हेमी एसिटल स्ट्रक्चर, जहाँ पर क्या होता है कि ये दिया गया है डी ग्लूकोज में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर CHO दिया गया था, CHO के साथ यहाँ पर C जुड़ा हुआ था। लेकिन ये पहले कार्बन से 5वें कार्बन में क्या हो रहा है कि OH समूह जो है, ये OH समूह उठ के कहाँ चला गया? इसके पास चला गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर संघनन हो रहा है। किसका संघनन हो जाएगा? यहाँ पर संघनन हो रहा है 5वें कार्बन का। किसके साथ? प्रथम कार्बन का 5वें कार्बन के साथ OH समूह के साथ संघनन हो रहा है। तो ये हेमी एसिटल स्ट्रक्चर में होता है। अगर आपसे साधारण में आपको बताना हो कि हेमी एसिटल जो स्ट्रक्चर है कार्बोहाइड्रेट का वो क्या होता है, तो आप बताएंगे कि हेमी एसिटल संरचना में जो ग्लूकोज का पहला कार्बन होता है, ये जो पहला कार्बन होता है वो ग्लूकोज के 5वें कार्बन के साथ OH समूह का संघनन करता है तथा एक वलयाकार संरचना बनाता है। इसे हम हेमी एसिटल फार्मूला
कहते हैं या हेमी एसिटल स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। इतनी बात क्लियर होगी मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आपको क्लास समझ में आ रही है तो आप सभी लोग क्लास को ज़ोरदार तरीके से एक बार लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। चलिए अब अगला जो थर्ड आपका स्ट्रक्चर है वो हावर्थ स्ट्रक्चर है। अब इसमें आप देखेंगे कि हावर्थ स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आप लोगों ने बेंजीन के बारे में तो पढ़ा ही होगा। बेंजीन क्या होती है, जिसका फार्मूला होता है C6H6 होता है, सभी को पता है बेंजीन का फार्मूला। ये थोड़ा सा मज़ेदार स्ट्रक्चर है लेकिन आसान, बहुत ही आसान स्ट्रक्चर, अभी आपको समझ में आ जाएगा। दिया है हावर्थ स्ट्रक्चर, ये है दिस स्ट्रक्चर इज रिप्रेजेंट द पायरेनोस रिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स। ये कार्बोहाइड्रेट अणु की पायरेनोज वलय संरचना को प्रदर्शित करता है। अब इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनेगा आप लोग ध्यान देंगे। इसी प्रकार से, जिस प्रकार से बना है इसी प्रकार से आपको तैयार करना है। आप साधारण सा करेंगे क्या, एक बेंजीन रिंग तैयार करेंगे। बेंजीन रिंग तैयार करेंगे, ठीक है। और इसके देखिए ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड। लेफ्ट साइड में क्या करेंगे कि OH समूह, सबसे पहले OH समूह और नीचे क्या जुड़ेगा, हाइड्रोजन, इसके दोनों कॉर्नर पर। इसके बाद में इसका ठीक उल्टा कर देंगे आप। यहाँ पर हाइड्रोजन, देखिए यहाँ पर आप ध्यान दें, इसका और इसका कम्बिनेशन ऐसे होना चाहिए। क्रॉस इसका देखिए, जो दोनों कॉर्नर पर लगे हुए हैं OH समूह, उनका क्रॉस प्रोडक्ट बनना चाहिए। यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट बनना है ना, देखेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर इसके सामने क्रॉस प्रोडक्ट बनना चाहिए, ठीक है। तो आप इस प्रकार से यहाँ OH समूह लगाएंगे। उसके बाद में जो पहला इसका है ये है, इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, एक बार मैं आपको बता दूँ ताकि समझ में आए। इसे कहते हैं आर्थो, इसे कहते हैं मेटा, इसे कहते हैं पैरा। आर्थो, मेटा, पैरा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑर्थो पोजीशन पर जो OH समूह लगा हुआ है उसका विपरीत होगा यहाँ पर भी, ठीक है। दोनों तरफ से जो आप जो काउंटिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखना है। अब आप देखेंगे आर्थो, ये मेटा पोजीशन पर CH2OH लिखेंगे और यहाँ पर लगाएंगे H। यहाँ पर केवल और केवल क्या होगा, O होगा। फिर यहाँ पर क्या लगाएंगे, OH और H, और यहाँ पर हो जाएगा H और H। ये इसी प्रकार से बनाना, इसको आप अलग नहीं लिख सकते। जैसे कि अगर मैं इसको बदलना चाहूँ कि यहाँ पर OH, यहाँ पर देखिए H दिया गया, OH दिया गया, तो हम क्यों ना इसको OH कर दें, यहाँ पर H कर दें। तो ऐसा करने से स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। जिस प्रकार से स्ट्रक्चर बना है ऐसे ही आपको स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। समय कम है, एक एक पॉइंट को हम डिफाइन करना थोड़ा सा संभव होगा इस समय। जैसे ही हमारे पास टाइम बचता है, मेरा मोटिव ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्वेश्चन आंसर करा करके, चैप्टर बाय चैप्टर इम्पॉर्टेंट टॉपिक करा करके पूरा का पूरा एक बार सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाए। उसके बाद में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उनका डिस्कशन करेंगे। अब वैसे इस स्ट्रक्चर को अगर समझें तो एक क्लास पूरा का पूरा इसी पर देना होगा, लेकिन उतना समय आपके पास नहीं है। जिनका एग्ज़ाम जून माह के लास्ट से स्टार्ट होगा उनके लिए दिक्कत होगी। आप लोग कह रहे हैं सर पहले आप मॉडल पेपर क्यों दे दिए हैं, अभी सिलेबस तो कंप्लीट ही नहीं हुआ। भैया जब सिलेबस मैंने मॉडल पेपर इसलिए दिया है, जो बच्चे अगर नहीं क्लास कर पा रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम जून में लगा हुआ है, वो अपना उस मॉडल पेपर से तो तैयार कर लें। अगर उस मॉडल पेपर से 60% क्वेश्चन ही आ जाते हैं तो उनका तो कल्याण हो जाएगा ना। तो इसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबकी उज्जवल भविष्य के लिए, आप सबका अच्छा मार्क्स आए, अच्छा परसेंटेज बने, इसीलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि रेगुलर क्लास लगाऊँ, ठीक है। और जो मैं मॉडल पेपर दे रहा हूँ उस पर आप अभी से ही लग जाइए, तैयार करना स्टार्ट कर दीजिए ताकि आगे आपको दिक्कतें ना आए। रही बात आपको आंसर की, मॉडल पेपर का आंसर देखिए सॉल्यूशन में देने वाला हूँ कल। जैसे मैंने दे दिया केमिस्ट्री का मॉडल पेपर आपको दे दिया है, तो केमिस्ट्री का कल की क्लास में, आज तो केमिस्ट्री की क्लास होगी जिसमें ग्लूकोज और ग्लूकोज के प्रॉपर्टीज़ और प्रिपरेशन मेथड के बारे में बात करेंगे, लेकिन कल के क्लास में हम मॉडल पेपर, आप लोग का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा देंगे। तो हमने देख लिया ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में, ओपन कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट का 3 प्रकार का स्ट्रक्चर था। पहला था ओपन चेन स्ट्रक्चर, दूसरा था हेमी एक्टल और तीसरा था हावर्थ स्ट्रक्चर, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन आप लोगों ने पढ़ा भी है, क्लासिफिकेशन के बारे में, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। तो कार्बोहाइड्रेट आर डिवाइड इनटू 3 क्लासेस बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द मोनोमर्स। कार्बोहाइड्रेट को एकलकों के संख्या के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। 3 वर्ग कौन कौन से हैं
अब वो 3 वर्ग कौन कौन से हैं? पहला तो हो गया आपका मोनोसैकेराइड, दूसरा हो जाएगा आपका, दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों? दूसरा आप सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए, दूसरा आपका क्या है? दूसरा है ओलिगोसैकेराइड। और तीसरा क्या है दोस्तों? तीसरा आपका क्या होगा? चलिए सभी लोग कमेंट करके बताइए, तीसरा आपका क्या है? तो तीसरा है पॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो सबसे पहले मोनोसैकेराइड के बारे में बात करेंगे। मोनोसैकेराइड क्या होता है? तो मोनोसैकेराइड क्या होता है? दे कैन हैव 2 to 10 एटम इन देयर मॉलिक्यूल। इनके अणु में, मोनोसैकेराइड के अणु में 2 से 10 परमाणु हो सकते हैं। मोनोसैकेराइड के अणु में 2 से 10 परमाणु हो सकते हैं। अगला ध्यान देंगे, दीज आर द सिंपलेस्ट शुगर, दीज आर द सिंपलेस्ट शुगर, दे कैन नॉट कंपोस्ट। ये जो होता है, जो आपका मोनोसैकेराइड है, ये सरलतम शर्करा है जिसका अपघटन नहीं हो सकता, जिसका अपघटन क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। इतनी बात ध्यान रखेंगे। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना, देखिए जब भी आप, या तो आप पॉइंट बाय पॉइंट लिखिए या आप इसको फुल स्टॉप करके लिखिए। अगर आप पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर लिखेंगे तो आपको एग्जाम में पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा तो देखिएगा कि पॉइंट बाय, जैसे कि कोई भी चीज़ अगर बताना है आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप बताइए मोनोसैकेराइड के बारे में, तो मोनोसैकेराइड के बारे में अगर आप बता रहे हैं तो आप हेडिंग डालेंगे मोनोसैकेराइड, पहला आप डालेंगे। अगर पॉइंट बाय पॉइंट 1 1 2 नंबर 3 और 4 ऐसे पॉइंट करके लिख देंगे तो क्लियर हो जाएगा, एकदम से साफ तौर पर एग्जामिनर को दिखेगा कि इस बच्चे को आता है इसके बारे में, तो आपको कंप्लीट नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अगला ध्यान देंगे, तीसरा पॉइंट है, इट्स फंडामेंटल फार्मूला इज CnH2ON। इसका जो मूल अनुपाती सूत्र होता है वो क्या होता है? डाइसैकेराइड का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? CnH2ON इसका फार्मूला होता है। ठीक है, तीसरा चौथा ध्यान देंगे, दीज आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट सीरीज एंड रिंग्स। ये जो होता है डाइसैकेराइड जो होता है, माफ करिएगा, मोनोसैकेराइड सीधी श्रृंखलावत तथा रिंग के रूप में पाया जाता है। पांचवा पॉइंट है, इट फॉर्म ए डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन एट फर्स्ट कार्बन इन एल्डोज शुगर। ये जो होता है दोस्तों, ये एल्डोज शर्करा में, जो आपका मोनोसैकेराइड है, ये एल्डोज शर्करा में प्रथम कार्बन ऑक्सीजन के साथ द्विबंध बनाता है। ध्यान रखेंगे, ये पांचवा पॉइंट आपको ध्यान रखने योग्य है कि जो आपका मोनोसैकेराइड है, ये एल्डोज शर्करा में प्रथम कार्बन, जो पहला कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ एक क्या बनाएगा? द्विबंध बनाता है। छठवां पॉइंट है, इट फॉर्म ए डबल बॉन्ड विथ ऑक्सीजन द सेकेंड कार्बन इन कीटोज शुगर। दोस्तों जो आपका छठवां पॉइंट है, ये कह रहा है कि जो आपका मोनोसैकेराइड है, ये कीटोज शर्करा में द्वितीय कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्या बनाता है? द्विबंध बनाता है। सातवां पॉइंट आपका है, इन द कार्बोहाइड्रेट आइसोमराइजेशन इन फाउंड। इसमें समता भी पाई जाती है। आपके मोनोसैकेराइड में क्या पाई जाती है? समता भी पाई जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर दे आर डिवाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। कार्बन की संख्या के आधार पर मोनोसैकेराइड को विभिन्न भागों में, विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। दोस्तों मैं क्लास, देखिए क्वेश्चन के साथ आंसर आपको क्या पता चला? आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट्स, तो आप कार्बोहाइड्रेट के बारे में मैंने पहले ही बता दिया स्टार्टिंग में, आप लिख पाएंगे कार्बोहाइड्रेट। क्लासिफिकेशन मैं आपको अभी बता रहा हूँ, अगर पूछ लिया जाए डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो आप कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन भी दे पाएंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द ओपन चेन स्ट्रक्चर, राइट, क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे, राइट ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो आप लिख पाएंगे ओपन चेन स्ट्रक्चर डी ग्लूकोज। ठीक है, मैंने बता दिया। इसी प्रकार से मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार से लिखना है वो भी आपको साथ ही साथ पता चल रहा है। ठीक है, तो हमें कार्बन की संख्या के आधार पर मोनोसैकेराइड को जो है विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो अगर आप देखेंगे पहला ध्यान देंगे, इट है 3 कार्बन एटम्स, एग्जाम्पल द ग्लिसरॉल्डिहाइड,
डाई हाइड्रॉक्सी एसीटोन। ध्यान देंगे दोस्तों, देखिए जो ट्राइओज जो होता है, ट्राइओज में क्या होता है, ट्राइओज जो है ये आपके मोनोसेकेराइड का एक पार्ट है। इसमें बताया गया है कि इस कार्बन के 3 परमाणु होते हैं। इसमें कार्बन के, देखिए जो ट्राइओस होते हैं, ट्राइओस में कार्बन के 3 परमाणु होते हैं और कार्बन के 3 परमाणु किसमें पाए जाते हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड और डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन में भी पाए जाएंगे। तो पहला ये हो गया। दूसरा आपका टेट्रोस। टेट्रोस में क्या होता है, इसमें 4 कार्बन पाए जाते हैं, इसमें 4 कार्बन एटम पाए जाता है, उसमें कार्बन के 4 एटम पाए जाते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, एथरोज कह सकते हैं और थाइओज भी कह सकते हैं। पांचवा आप ध्यान देंगे पेंटोज, जहाँ पर जिस भी कंपाउंड में कार्बोहाइड्रेट के जिस भी कंपाउंड में 5 कार्बन के 5 एटम पाए जाएं वो क्या है, पेंटोस है। तो पेंटोस में जिसके कार्बन के 5 परमाणु होते हैं, उदाहरण जैसे राइबोज, डाईऑक्सीराइबोज और जाइलोज और जेलुलोज में भी पाए जाते हैं। अगला है डी नंबर, हेक्सोसस। हेक्सोसस में क्या होता है, इसमें 6 कार्बन पाए जाते हैं। जब कार्बन के 6 परमाणु जहाँ पाए जाते हों, कार्बन के 6 परमाणु, जैसे कि कार्बन के 6 परमाणु किसमें पाए जाते हैं, ग्लूकोज में पाए जाते हैं और साथ ही साथ फ्रक्टोज में भी पाए जाते हैं और ग्लैक्टोज में पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर आप बनाएंगे C, ठीक है, यहाँ पर CHO लगा दीजिए, यहाँ पर आप क्या लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पर OH और यहाँ पर H, फिर यहाँ पर आप जोड़ेंगे, यहाँ पर कौन सा ग्रुप जुड़ेगा, OH ग्रुप जुड़ेगा, जिसके साथ में यहाँ H लगेगा, फिर यहाँ पर H और H, फिर OH और ये OH, यहाँ पर CH2OH, ये आपका हो जाएगा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। तो इसमें आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन इसमें जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो 6 कार्बन जहाँ पर जुड़े हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हेक्सोस कहते हैं। वो मोनोसेकेराइड, कौन से मोनोसेकेराइड हैं, जहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए कि आप मोनोसेकेराइड, वो मोनोसेकेराइड कौन सा है जिसमें 6 कार्बन परमाणु पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसके उदाहरण बताइए। तो आप बता देंगे ग्लूकोज, फ्रक्टोज जो हैं वो हेक्सोसेस हैं, जो एक प्रकार का मोनोसेकेराइड है जहाँ पर कार्बन के 6 परमाणु पाए जाते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। अगर 7वां है आपका हेप्टोसेस, इसमें पूछा गया है कि इसमें 7 कार्बन के परमाणु पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका मोनोसेकेराइड। अब हम बात करेंगे आपका जो सेकंड है दोस्तों, क्लासिफिकेशन की बात हो रही थी, तो आपका जो सेकंड है वो है ओलिगोसेकेराइड। क्या है, ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड क्या होता है, ओलिगोसेकेराइड आर फॉर्मेट द कंडेंसेशन ऑफ 2 से 10 यूनिट ऑफ मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड की 210 इकाइयों के संघनन द्वारा ओलिगोसेकेराइड का निर्माण होता है। पहला पॉइंट हो गया कि ओलिगोसेकेराइड का निर्माण कब होता है, मोनोसेकेराइड के 2 से 10 इकाइयों के संघनन द्वारा ओलिगोसेकेराइड का निर्माण होता है। दूसरा है दीज शुगर कैन बी हाइड्रोलिसिस। इन शर्कराओं का जल अपघटन किया जा सकता है, लेकिन मोनोसेकेराइड का जल अपघटन नहीं किया जा सकता था। ओलिगोसेकेराइड का जल अपघटन किया जा सकता है। दो बात ध्यान रखेंगे। अगर डिफरेंस पूछ लिया जाए, मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड में डिफरेंस पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं क्या कि मोनोसेकेराइड का जल अपघटन नहीं किया जा सकता और ओलिगोसेकेराइड का जल अपघटन किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है द बॉन्ड फॉर्मेट बिटवीन 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसेकेराइड इज कॉल्ड द ग्लाइकोलिक बॉन्ड। दोस्तों, मोनोसेकेराइड की 2 इकाइयों के मध्य बनने वाला जो बंध होता है उसे क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बंध कहते हैं, ठीक है। अब मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड जो है वो 3 भागों में विभाजित है। कौन कौन सा, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड और टेट्रासेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, ठीक है। टेट्रासेकेराइड और पेंटासेकेराइड, ठीक है। कुल मिलाकर यहाँ पर 4, लेकिन मुख्य इसके जो हैं वो 3 हैं, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड और टेट्रा, ठीक है। डाइसेकेराइड और ट्राइसेकेराइड ये 2 जो है मुख्य हैं, ये पूछे जाते हैं। हम केवल और इनके 2 भागों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम डाइसेकेराइड के बारे में पढ़ते हैं कि डाइसेकेराइड क्या होता है। डाइसेकेराइड कब फॉर्मेट होता है, इट इज फॉर्मेड बाय 2 सेकेराइड यूनिट। ये 2 सेकेराइड इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। जो डाइसेकेराइड होता है वो 2 सेकेराइड की यूनिट द्वारा जो है क्या करता है, निर्मित होता है। अब आप बता सकते हैं, अगर कुछ और आपको डिफरेंट लिखना हो, अगर आपको डिफरेंट बताना हो इसके बारे में, डाइसेकेराइड के बारे में, तो क्या आप बताएंगे,
तो आप डाइसैकेराइड के बारे में लिख सकते हैं, जैसे कि आप बता सकते हैं कि डाइसैकेराइड में क्या होता है, जो इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2nO होता है। ठीक है, डाइसैकेराइड का जो फार्मूला होता है दोस्तों वो क्या होता है, वो फार्मूला इसका होता है CnH2nO और यहाँ पर सफिक्स में n होता है, ध्यान रखेंगे। द जनरल फार्मूला ऑफ डाइसैकेराइड इज CnH2nO सफिक्स में n। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि माल्टोस, डाइसैकेराइड कौन कौन से होते हैं, माल्टोस, लैक्टोस, सुक्रोज। माल्टोस, लैक्टोस और सुक्रोज जो हैं ये डाइसैकेराइड्स होते हैं। अब हम ट्राइसैकेराइड के बारे में पढ़ेंगे कि ट्राइसैकेराइड क्या होते हैं। ट्राइसैकेराइड क्या है दोस्तों, ट्राइसैकेराइड फॉर्मेड बाय 3 मोनोसैकेराइड यूनिट। तो ट्राइसैकेराइड होते हैं वो 3 मोनोसैकेराइड के यूनिट द्वारा निर्मित होते हैं, जैसे कि राइबिनोज, पहले दिया गया राइबिनोज और दूसरा दिया गया है रेफिनोज और तीसरा है मेलिजिटोज। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के ट्राइसैकेराइड के एग्जाम्पल दिए गए हैं जो मोनोसैकेराइड के 3 यूनिट द्वारा निर्मित होते हैं। अब बात करेंगे हम टेट्रासैकेराइड के बारे में। तो टेट्रासैकेराइड जो होता है वो मोनोसैकेराइड के 4 यूनिट द्वारा निर्मित होता है और 3 ग्लाइकोसिडिक, इसमें जो होते हैं टेट्रासैकेराइड में 3 ग्लाइकोसोडिक बंध पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के हम ले सकते हैं स्कार्डोज और स्टेकोज। ठीक है, ध्यान रखेंगे इतना एग्जाम्पल, केवल आपको 2 एग्जाम्पल ध्यान देना है। अगला है आपका डी नंबर दिया गया है पेंटेसैकेराइड। पेंटेसैकेराइड क्या होते हैं, तो ये 5 मोनोसैकेराइड यूनिट द्वारा निर्मित होते हैं। 5 मोनोसैकेराइड के और वो द्वारा पेंटासैकेराइड जो होता है वो निर्मित होता है। तो कुल मिलाकर के हमने क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर ली। आपका जो लास्ट है दोस्तों वो है पॉलीसैकेराइड, और पॉलीसैकेराइड के बारे में हम पढ़ लेंगे कि पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन हमने देखा मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड को कुल मिलाकर के 4 भागों में विभाजित किया गया था, डाइसैकेराइड, पॉली, टेट्रा और ट्राई और टेट्रा में बांटा गया था। तो कुल मिला के मेजर जो हैं वो 2 ही हैं, डाई और ट्राई। तो 2 ही आपको तैयार करने हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को चारों बता दिया है। अब आपका C नंबर है, जो तीसरा जो आपका क्लासिफिकेशन है वो है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड क्या होता है, तो पॉलीसैकेराइड आर फॉर्मेड व्हेन मोर देन 10 मोनोसैकेराइड यूनिट आर द जॉइंट। जब मोनोसैकेराइड की 10 इकाई जुड़ती है तब पॉलीसैकेराइड का निर्माण होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, इट इज़ नॉट स्वीट, ये जो है मीठा नहीं होता है। पॉलीसैकेराइड आर क्लासिफिकेशन एज फॉलो। देखिए जो पॉलीसैकेराइड होता है वो मीठा नहीं होता है, और पॉलीसैकेराइड को निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला दिया गया है पेंटोसस। क्या दिया गया है, पेंटोसस, जिसमें एग्जाम्पल आप देख सकते हैं अर्बन एंड एलेक्सन। उदाहरण क्या है, अर्बन और जाइलान। पेंटोस में उदाहरण क्या हो जाएगा, अर्बन और जाइलान। बी नंबर आपका दिया गया है, देखिए इसको क्लासिफाइड किया गया, लेकिन मैं कुछ मेजर जो है क्लासिफिकेशन के बारे में बात करूंगा। जैसा कि यहाँ पर बी दिया गया है हेक्सोन्स, जिसमें इट इज़ अगेन डिवाइड इनटू द फॉलोइंग पार्ट। देखिए हेक्सोन्स को क्या किया गया है, हेक्सोन्स को क्या किया गया है कि इसको अगेन से कई पार्टों में विभाजित किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है, ग्लूकोजन्स दिया गया है, बी नंबर दिया गया है, फ्रक्टोजन्स दिया गया है, और तीसरा है माइनास, और 4 नंबर दिया गया है गलेक्टेंस। तो आपको पॉलीसैकेराइड के बारे में पढ़ना है, जो मैंने केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट ने पढ़ा दिया, वहाँ पर आप एक बार देख लीजिएगा। आपको आंसर में इस प्रकार से आपको लिखना होगा। केवल और केवल यहाँ पर मैंने विभिन्न प्रकार के बता दिए, लेकिन आपको केवल और केवल ध्यान देना है कि पॉलीसैकेराइड के बारे में 2-4 एग्जाम्पल दे दें। जैसा कि आप बता सकते हैं पेंटोसस के बारे में और हेक्सोन्स के बारे में, बस इतना आपको लिख देना, यही आपके लिए काफ़ी होगा। ठीक है, चलिए अब अगला हम ध्यान देंगे बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंट, जो आपके चैप्टर का सबसे मुख्य पार्ट है, और यही आपसे एग्जाम में पूछा भी जाएगा आपके एग्जाम में। कार्बोहाइड्रेट का जैविक महत्व। कार्बोहाइड्रेट का जैविक महत्व क्या है, सभी लोग ध्यान से समझेंगे, एक एक बात को यहीं पर रट लेंगे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। दीज आर कॉल्ड द फ्यूल ऑफ बॉडी, जिसे हम शरीर का ईंधन कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट को हम शरीर का ईंधन
कहते हैं। इतनी बात नोट हो गई पहली पॉइंट। दूसरे पॉइंट आप ध्यान देंगे, प्लांट मेकिंग बाय फोटोसिंथेसिस एनिमल इंटरेक्टली आप डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन इट। देखिए, पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा इसका निर्माण करते हैं, जंतु अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से इस पर निर्भर करते हैं। कार्बोहाइड्रेट पर जो जंतु होते हैं वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से निर्भर करते हैं। तो ये 2 पॉइंट हो गई बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के बारे में। तीसरा पॉइंट है, लेटर इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन प्लांट एंड एनिमल स्टोर इन इट द फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन। दिया गया दोस्तों कि पौधों में स्टार्च के रूप में तथा जंतु इसे ग्लाइकोजन के रूप में संचित करते हैं। पौधे जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के रूप में ग्रहण करते हैं, जबकि जो जंतु होते हैं इसको ग्लाइकोजन के रूप में संचित करते हैं। तो 2 पॉइंट हो गया। अब चौथा पॉइंट ध्यान रखेंगे, द सेल वेल इन द प्लांट सेल इज मेड ऑफ सेल्यूलोज विच इज कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति का निर्माण सेल्यूलोज से होता है, जो एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। पांचवा आप ध्यान रखेंगे, पांचवा दिया गया है, द वॉल ऑफ बैक्टीरिया इन द मेड ऑफ दिस। जीवाणुओं की भित्ति इसी की बनी होती है। जीवाणु की जो भित्ति होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है। ठीक है, अगला पॉइंट ध्यान देंगे, छठवां पॉइंट है आपका कि कुछ जीव दिया गया है दोस्तों, ध्यान देंगे, फॉर्मेशन ऑफ द स्केलेटन ऑफ सम ऑर्गेनिज लाइक इंसाइटस एंड क्रेसियंस बाय द कार्बोहाइड्रेट। देखिए, कुछ जीव जैसे कीट और क्रस्टियन के कंकाल का निर्माण जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स द्वारा होता है। कार्बोहाइड्रेट्स एक प्रकार से बहुत ही प्रमुख जो है सोर्स है एनर्जी का। साथ ही साथ मानव शरीर या जंतु की बात करें या पादप की बात करें या जीवों की बात करें तो इसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट का बहुत मुख्य योगदान है। 7वां नंबर आप ध्यान देंगे, दीज आर द कंपोनेंट ऑफ डीएनए एंड आरएनए। ये डीएनए और आरएनए के प्रमुख घटक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो डीएनए और आरएनए के प्रमुख घटक होते हैं। अगला ध्यान देंगे, 9 नंबर इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे, 9 नंबर पॉइंट दिया गया है, कार्बोहाइड्रेट आर आल्सो फाउंड इन स्लैवा एंड मोस्ट। इसमें दिया गया है कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो लार तथा स्लैमा में पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं लार तथा स्लाइमा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये रहे कुछ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस जो मैंने आप लोग को बता दिए हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स के प्रमुख बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस थे उनकी चर्चा हमने कर ली है। तो आज हमने देख लिया कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं। सबसे पहले हमने देखा कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन। उसके बाद में हमने देखा स्ट्रक्चर, कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर क्या होता है। फिर उसके बाद में हमने देखा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के बाद हमने पढ़ा बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, जो आपका कंप्लीट हुआ। जो आपका पहला टॉपिक था, आपकी यूनिट का जो पहला टॉपिक था वो क्या था, बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिसमें आपको पढ़ना था कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन के बारे में, जहाँ पे हमने पढ़ लिया मोनोसैकेराइड क्या होती है, पॉलीसैकेराइड क्या होती है और डाइसैकेराइड क्या होती है, ओलिगोसैकेराइड क्या होती है। ठीक है, तो ये हो गया इसके क्लासिफिकेशन से संबंधित। हमने पढ़ लिया स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर आपका क्या है, स्ट्रक्चर में पहले हमने पढ़ा ओपन चेन स्ट्रक्चर, जहाँ पर डी ग्लूकोज के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा हावर्थ स्ट्रक्चर, और उसके बाद में हमने क्या पढ़ा दोस्तों, उसके बाद में जो आपका तीसरा स्ट्रक्चर था वो हेमी एक्टल स्ट्रक्चर था। तो कुल मिलाकर के ये 3 स्ट्रक्चर के बारे में भी हमने पढ़ लिया। तो कुल मिलाकर के अब आपको थ्योरी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप क्वेश्चन का आंसर पूरा का पूरा अगर तैयार करते हैं तो यहाँ से आपके शॉर्ट और लॉन्ग आंसर प्रश्न जो बनेंगे वहीं से सॉल्व हो जाएंगे। लॉन्ग आंसर में जो प्रश्न बनेगा वो पूछा जाएगा कि व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट्स एंड क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर दिस, या शॉर्ट आंसर में क्या पूछा जाएगा, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अगर वेरी शॉर्ट में पूछा जाएगा तो आपसे पूछ लेगा कि डाइसैकेराइड क्या होते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा वो बनेगा बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस आपसे पूछा जाएगा कार्बोहाइड्रेट का, जो मैंने आपको बता दिया। कुल मिलाकर के 10 पॉइंट में मैंने आपको बता दिया। जब भी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस आप लोग बताएंगे तो आप पॉइंट बाय पॉइंट बताएंगे।
ठीक है, इतनी बात ध्यान रखेंगे। तो आज की इस क्लास के बारे में आपकी क्या राय है? अगर आपको इसी प्रकार की क्लास चाहिए, क्या इसी प्रकार से आपका कंप्लीट सिलेबस करा दिया जाए, तो आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को हमारे लाइक करिएगा, और जितने भी छात्र छात्राएं नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरी, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग अपनी पढ़ाई बेहतर करते रहिए। कोई भी समस्या है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा।